हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। As now we are on the revisionary sessions, in the last part I had released revision lectures for TDS, TCS, PGBP, capital gain, and another various important topics that are quite important from the examination point of view. But I have also, we have also discussed that in many of the cases, there is a situation कि बहुत बार हम लोगों को कॉन्सेप्चुअली तो हम चलो पढ़ लेते हैं, सेक्शन रीड कर लिया, याद हो गया वगैरह, बट वी आर समटाइम्स नॉट एबल टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट प्रॉपरली एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स। सो कैपिटल गेन स्पेसिफिकली एक ऐसा हेड है, हम लोगों ने लेक्चर के समय पर भी मैंने बात करी थी कि जहां पर आपका कंप्यूटेशन चलो भले ही सिंपल होगा कि सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, लेकिन उसमें स्पेशल केसेस इतने सारे हैं कि लिक्विडेशन है तो क्या होगा, अमालगमेशन है तो क्या होगा, डीमर्जर है तो क्या होगा, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा सेल है तो क्या होगा, देन आपका बोनस शेयर्स, राइट्स इशू, कि a lot of times it is very important that how are we able to apply those concepts while solving the questions in the examination. So in this video, my whole focus is just to solve the questions, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा important है। Ultimately examination में you should be able to apply जो चीज आपने पढ़ी है theoretically, उसको questions में कैसे लेके आना, ये हमें ध्यान देते आना जरूरी है। So in this lecture, I will be pointing out, focusing on those points that are necessary to be kept in mind wherever we are solving a question. And this lecture, I am focusing specifically on capital gain. I'll be releasing some such sessions in future कि जिसमें हम अलग हेड्स के कंप्यूटेशन ऑफ इनकम वगैरह के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके देखेंगे। सो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चंस, यू आर सपोज टू हाउ टू रीड द क्वेश्चन सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। चलो जैसे सपोज एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। मिस्टर मिथुन परचेज्ड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ मेसर्स गुड मनी लिमिटेड ऑन 1st of April 2007। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है देखो, ध्यान ये रखना है कि असेट कौन सी परचेज करी है। सबसे पहली शुरुआत वहीं से हो जाती है, क्या ये कैपिटल असेट है। फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क कि ये जो असेट परचेज हो रही है क्या ये कैपिटल असेट है। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स एग्रीकल्चरल लैंड पे क्वेश्चन होता है, उसमें कुछ ना कुछ हिडन इंफॉर्मेशन होती है कि वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, और हम लोग पूरा सॉल्व कर देते हैं और वो मिस आउट कर जाते हैं। या फिर उसमें सपोज क्वेश्चन में लिखा है परचेज कार ऑफ रुपीज इतना इतना, पर्सनल इफेक्ट है, एक्चुअली उस पर कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं। सो फर्स्ट चीज ध्यान दो क्वेश्चन पढ़ते से ही कि असेट क्या है। दूसरी चीज असेट से ये ध्यान रखना है कि उस असेट के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस हमने पढ़े हैं क्या, और वो कौन से प्रोविजंस है, कोशिश करना है दिमाग में रिवाइज करने की। जैसे शेयर्स में अगर मैं बात करूं तो हमने एक प्रोविजन पढ़ा हुआ है कि अगर आप शेयर्स परचेज करते हो एंड इन दैट पर्टिकुलर केस इफ दे आर ऑफ द कैटेगरी ऑफ 112A, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का जो प्रोविजन है बिफोर 1st of February 2018 वाले शेयर्स का, वो अलग है। तो हम लोगों ने जो याद करो 55 सेक्शन रिवाइज किया था, 55 सेक्शन में मैंने आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बताया था कि क्या क्या कैटेगरी ऑफ असेट्स हैं, और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक हेड था फाइनेंशियल असेट, है ना। तो वो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए शेयर्स में। और उसमें एक और अलग से पढ़ा था 112A assets, 112A that is before 1st of February 2018। तो आप ये चीज दिमाग में लाओ कि कौन से इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम लोगों ने एग्जामिनेशन में हमने पढ़ते समय डिस्कस करे हैं, ठीक है। इन अ पब्लिक इशू, ठीक है, इससे भी आइडिया आ गया कि पब्लिक इशू में खरीदे हैं एट द रेट ऑफ इतना पर शेयर बाय पेइंग सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, कुछ लिंक होने लगा, है ना। कंपनी अलॉटेड बोनस शेयर्स बराबर 1:1 ऑन 1st of April। तो जैसे ही बोनस, तो बोनस में क्या सोचा था वो दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1/4/2001 के पहले का है तो कॉस्ट विल बी एफएमवी, अदरवाइज कॉस्ट विल बी निल। ही हैज आल्सो रिसीव्ड अ डिविडेंड, डिविडेंड कहाँ चला जाएगा, अदर सोर्सेज में। ही हैज सोल्ड ऑल द शेयर्स ऑन अक्टूबर एट द रेट ऑफ इतना थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज
पेड ये ब्रोकरेज एंड एसटीटी, एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा लेकिन एसटीटी पेड शेयर है, तो टैक्स रेट कौन सा लगेगा ये हम यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। कंप्यूट हिज टोटल इनकम, क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान रखो, अगर बोला है कंप्यूट हिज टोटल इनकम तो आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना पड़ेगा कि कोई दूसरे हेड की इंफॉर्मेशन भी दी है क्या। आ रही है बात समझ में? जो मैंने बोला कि डिविडेंड है, फटाक से दिमाग में आ जाएगा कि ये अदर सोर्सेस की इनकम है, तो उन्होंने ये नहीं बोला कंप्यूट हिज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। अगर उन्होंने ये बोला है कंप्यूट हिज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, तो आप एक नोट डाल के छोड़ दोगे कि दिस इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस बीइंग डिविडेंड इनकम देयरफॉर नॉट कंसीडर्ड इन द कंप्यूटेशन। लेकिन इसने क्या बोला कंप्यूट हिज टोटल इनकम, तो अगर कोई एग्जेम्पशन है, अगर कोई डिडक्शन है, सब कुछ देख के फिर आपको टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। एंड देन अगेन टैक्स लायबिलिटी, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, बहुत बार होता है बच्चे टैक्स निकालते ही नहीं है जबकि बोला है, या फिर निकाल देते हैं जबकि बोला ही नहीं है। डोंट डू इट एक्स्ट्रा। बहुत बार हो सकता है एग्जामिनर का ध्यान ही नहीं जाए कि क्वेश्चन में मांगा नहीं है, तुमने एक्स्ट्रा दे दिया उसको टैक्स कैलकुलेट करके, अब अगर उसमें कोई गलती हो गई you may never know that may lead to a reduction in your marks. Read it very carefully. आधे से ज्यादा चीजें आपकी क्वेश्चन में होती है, बस ध्यान से पढ़ना है, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है। रीडिंग टाइम आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होना चाहिए, ठीक है। फॉर AY 24-25 इफ मिथुन पेज टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलेंगे, है ना, न्यू रेजिम, assuming he is having no income other than the above, फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी की भी दे दी, तो इससे और अपने को कॉन्फिडेंस आ गया कि हमारा जो 112A वाला रास्ता हमने पकड़ा था वो बराबर है। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सॉल्व करने में अगेन आई एम फोकसिंग मोर ऑन द प्रेजेंटेशन एज वेल, मतलब कॉन्सेप्ट्स पे तो हमको ध्यान देना ही है, लेकिन मैं उसके ऊपर भी ध्यान दे रही हूँ रेदर देन सिर्फ की कैलकुलेशन कैसे करना है। That's not my main motive of this session. I want you to be perfect whenever you are solving. Try to give your 100%. वो कैसे करना है? So suppose अब यहाँ पर आपका जो सेल हो रहा है, तो यहाँ पर आप उसको डिवाइड करो कि ओरिजिनल शेयर्स पे क्या होगा, है ना, और बोनस शेयर्स पे क्या होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की कॉस्ट निकालने का तरीका अलग अलग है। ओरिजिनल शेयर्स आपने जो अक्वायर करे हैं वो अक्वायर आपने करे हैं 2007 में, तो अब क्या चेक करना पड़ेगा कि क्योंकि ये 1 फरवरी 2018 के पहले का है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी स्पेशल सर्कमस्टांसेस से निकलेगी, दैट इज आपको सेल्स कंसिडरेशन, एफएमवी और एक्चुअल कॉस्ट तीनों को कंपेयर करके फिर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है। तो देखो उन्होंने नोट में उसको एक्सप्लेन किया है पूरा कि हाउ विल यू बी कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, क्योंकि बिफोर 2018 अक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया जो जिस असेट की बात हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन जो हमने स्टार्टिंग में बात करी कि जिस असेट की बात हो रही है, क्योंकि एसटीटी पेड इक्विटी शेयर्स हैं और लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है, साथ में खरीदे अभी 23 में बेच रहे, लॉन्ग टर्म है, इसमें 112A अट्रैक्ट होगा और 112A के अकॉर्डिंग सेल्स कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, टैक्स रेट सब कुछ उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग लगेगा, 112A रिलेटेड प्रोविजंस के अकॉर्डिंग लगेगा। सो अब पहले तो अपन ने ये बता दिया कि ये सेक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। अब कॉस्ट कैसे निकालोगे, बिफोर वाली है, तो क्या बोला मैंने, देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज have to compare with lower of FMV and the sales consideration, तो consideration और FMV में से lower, so 2000 उठाया and actual cost of acquisition whichever is higher 2000 will be the cost as per section 55, so cost of acquisition will be 2000, ये आपने कर दिया माइनस, ब्रोकरेज माइनस होगा, एसटीटी माइनस नहीं होगा, गेन निकाल लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आई बात बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स की कॉस्ट विल बिकम जीरो बिकॉज वो 2001 के बाद अलॉट हुए हैं, सिंपल है। बोनस शेयर्स सेल वैल्यू लेस ब्रोकरेज, कॉस्ट जीरो, पूरा का पूरा क्या हो गया, गेन। अब बोनस शेयर्स आपको कब अलॉट हुए हैं, वहां से आपको उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग डिटरमाइन करना है। आ रही है बात समझ में? सो पीरियड ऑफ होल्डिंग की प्रोविजंस कहां से देखोगे, जब से अलॉट हुए हैं। बोनस शेयर्स आई गेस 22 का कुछ डेट दिया हुआ है, सो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि वो शॉर्ट टर्म हो जाएंगे, हाँ, लेस देन 12 मंथ्स, करेक्ट। यहाँ पर अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या चेक करना है, आपकी असेट के कैटेगरी पे ही सब कुछ निर्भर करता है, ये चीज सही पता करना जरूरी है कि जो असेट ट्रांसफर हो रही है वो किस कैटेगरी में आएगी।
because it is a listed security. Listed security 12 months, unlisted shares 24 months, unlisted security other than shares 36 months. तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी उसी पे डिपेंड करेगा. यहीं पर अगर ये अनलिस्टेड होता तो ये आपका कैलकुलेशन 12 मंथ से ऊपर होके भी शॉर्ट टर्म हो जाता. आ रही है बात समझ में? सो बोनस शेयर्स हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ्स, द गेन अराइजिंग इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आफ्टर एडजस्टिंग द बेसिक एग्जेम्पशन. बेसिक एग्जेम्पशन पे मैं बाद में आती हूँ, लास्ट में चलेंगे वो कैलकुलेशन के टाइम पर, बट पॉइंट इज शॉर्ट टर्म है ना. तो गेन में दो चीजें हैं, कैपिटल गेन में दो चीजें हैं, ये है शॉर्ट टर्म, ये है लॉन्ग टर्म. लॉस का कुछ है नहीं, तो सेट ऑफ वगैरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा. डिविडेंड इनकम तुमने अदर सोर्सेज में डाल दी और टोटल इनकम निकाल ली. अब इसकी टोटल इनकम है 5,94,000. अच्छा क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए. 5,94,000 में से 2,000 की इनकम जो है वो अदर इनकम है, तो 3 लाख में से तुमने इसको एडजस्ट कर दिया. ठीक है. अब 2,98,000 का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तुम्हारे पास बाकी है. ये 1,96,000 जो है, इसमें से 96,000 विल बिकम टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%, और ये पूरा 3,90,000 इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%. आप खुद सोचो ये 298 को किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना चाहिए ताकि एसएससी को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको यूटिलाइज करके बचे हुए 15% लगाओगे, एंड बैलेंस इस पे 96,000 पे 10% तो है ही. रिबेट कैलकुलेट हो रही है क्या? तो यस, एज पर द न्यू रेजिम रिबेट कितनी हो चुकी है? 7 लाख. सो द लिमिट इज 7 लाख. रिबेट भी मिल जाएगा, लेकिन रिबेट विल नॉट बी अवेलेबल आउट ऑफ द टैक्स दैट इज पेड अंडर सेक्शन 112A. सो जब आप टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हो तब आपको सारी चीजें सोचनी है. स्लैब कौन सा लगेगा, सरचार्ज लगेगा क्या, अगर सरचार्ज है तो मार्जिनल रिलीफ है क्या, अगर नहीं है तो रिबेट है क्या, वो ऑर्डर में, एंड देन सेस. तो देखो आपका क्या किया इन्होंने, रिबेट विल बी अलाउबल, टैक्स पेड और 25,000 विच एवर इज लोअर. लेकिन आपको यहाँ पर 87A की रिबेट 112A के अगेंस्ट नहीं मिलेगी. तो 24,300 में से सिर्फ इतना माइनस किया, इस पे सेस लगा के टैक्स कैलकुलेशन कर दिया. आ रही है बात समझ में? पूरा एक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्सेबिलिटी का एक अलग से लेक्चर है. आई विल शेयर द लिंक विद यू दैट आई हैव रिलीज्ड अ रिवीजन वीडियो. सो बेसिकली दिस पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड. सो कैपिटल गेन में हमने कैसे प्रोसीड किया, वहीं पर अगर ये क्वेश्चन इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता, चलो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. मिस्टर शिवा परचेज द हाउस प्रॉपर्टी. अब जब आप हाउस प्रॉपर्टी बोल रहे हो तो आपके जितने भी प्रोविजंस हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के हैं वो आपके ध्यान में आने चाहिए कि 50C लग सकता है क्या. ठीक है. देन आपको 1/4/2001 के पहले का अगर प्रॉपर्टी है तो एफएमवी should not exceed stamp duty value as on 1st of April 2001. So whenever you are reading, फर्स्ट आइडेंटिफाई दी असेट. हाउस प्रॉपर्टी है, इमोबल प्रॉपर्टी, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कौन सा देखना है? 24 मंथ्स का देखना है. गेटिंग द पॉइंट. परचेज्ड ऑन 1979, 2001 के पहले आ गया वो कॉन्सेप्ट भी. 324 ही हैज आल्सो पेड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. ठीक है जी. अप्रैल 2008, तो ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दे दी उसने, है ना. 2008 मिस्टर शिवा entered into an agreement with Mohan for sale and received amount as advance. However, it did not materialize. तो ये क्या आ गया तुम्हारा? forfeiture, section 51. और कब हुआ है forfeiture? देखो 2008. मतलब क्या करना पड़ेगा? पुराना वाला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस. तो जब पढ़ रहे हो ना तभी उन प्रोविजंस को दिमाग में लाते जाओ, नहीं तो एक साथ जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन में छूट जाता है. However, the sales consideration did not materialize and Shiva forfeited the advance. In May 15, he again entered into an agreement for ये Miss Deepshika and ये 151. So वो भी forfeit हो गया, दोनों एडवांसेस forfeit हो गए. इसका ट्रीटमेंट अदर सोर्सेस, इसका ट्रीटमेंट कॉस्ट में से माइनस. इन अगस्त 15 फिर उसने कंस्ट्रक्शन किया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. उसने बोला छोड़ो अभी बेचता नहीं, अभी तो इसी को कंस्ट्रक्ट करता हूँ. फिर 23 में फाइनली उसने मनीष जी के साथ अग्रीमेंट करके अमाउंट ऑफ एडवांस उसको मिला. मिस्टर मनीष पेड द बैलेंस एंड ट्रांसफर हो गया, ब्रोकरेज भी पे कर दिया. ठीक है, बढ़िया. अप्रैल की फेयर मार्केट वैल्यू इतनी है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इतनी है, जो मैंने यहाँ पर बोला. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा का आप एफएमवी कंसिडर करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं ले सकते हो. 23 की वैल्यू थी इतनी एंड 20 फरवरी की वैल्यू थी इतनी. मतलब जो एक्चुअल ट्रांसफर हुआ तभी भी 50C के अकॉर्डिंग
कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। सबसे पहले 50C में हमेशा ये फिक्स करो 10% निकालने के पहले कि कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, अग्रीमेंट डेट की कि ट्रांसफर डेट की। तो इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि 23 में जब अग्रीमेंट हुआ मनीष के साथ तब एडवांस अकाउंट पे चेक के थ्रू आया है। सो हम अग्रीमेंट डेट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करके फिर चेक करेंगे कि वो 10% के अंदर आ रहा है या नहीं। तो चलो शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें डिस्कस हो जाएंगे, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो टैक्स रेट कौन सा लगेगा, 112। तो क्वेश्चन नंबर हम 7th वाला लेते हैं। सो दिस विल हेल्प यू इंटीग्रेट द कॉन्सेप्ट्स, है ना। आ रही है मेरी बात समझ में। सो दैट इज माय इंटेंशन ऑफ टेकिंग दिस। सबसे पहले स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी लोगे, एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। क्यों एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, मैंने बताया। अब आपको चेक करना है क्या ये 110% से ज्यादा है। डज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ द सेल्स कंसिडरेशन। इफ यस, your stamp duty value will be deemed to be the consideration. Okay, so deemed full value ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट ब्रोकरेज माइनस हो गया ट्रांसफर एक्सपेंसेस। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम क्या लेंगे, एसडीवी एज ऑन 1/4/2001 माइनस करोगे उसमें से एडवांस जो फोरफिट किया था 2014 के पहले, है ना। सो यहाँ पर हमारा देखो हम डिस्कस कर लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हायर ऑफ लोअर ऑफ एफएमवी या एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट तो ऑब्वियसली कम ही आनी है, इतना पुराना प्रॉपर्टी है। सो 10,70,000 लोगे बिकॉज एफएमवी इज हायर एंड एसडीवी इज लोअर। तो एसडीवी पकड़ेंगे 10,70,000। एडवांस मनी जो 2008 वाला है वो माइनस हो गया यहाँ पर। इसके बाद लगा दिया हमने इंडेक्सेशन। नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट तो सिंपल है। इम्प्रूवमेंट भी अगर 2001 के पहले किया होता तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता, बट इसका मिल जाएगा। सो वो हमने इम्प्रूवमेंट माइनस करके क्या निकाल लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, निकालना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्यूटेड। सो क्वेश्चन नंबर में आप 7 अगर हम देखें, आपको वो बोलता है दैट कंप्यूट द कैपिटल गेन्स। तो जो आपका सेकेंड एडवांस है उसका तुम्हारे कैपिटल गेन पर कोई इंपैक्ट नहीं है। तो ध्यान से देखो, उन्होंने उस एडवांस के लिए नोट दे दिया, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बोला सेम चीज, कि ये अदर सोर्सेज में जाएगी, इसीलिए आपको यहाँ पर उसका कोई भी इंपैक्ट करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटेशन इधर ही क्लोज हो गया, यहाँ पे नोट स्टार्ट हो गए। सो डू नॉट सॉल्व अननेसेसरी एक्स्ट्रा थिंग्स। अननेसेसरी कभी कभी फिर इसमें आप लॉस निकाल दोगे अदर सोर्सेज। गलती से हो सकता है हम अदर सोर्सेज की इनकम से लॉस को सेट ऑफ कर दिया, धुन धुन में होता है, एग्जाम है, आई अंडरस्टैंड। आप 100% ऐसे नहीं हो सकता कि अरे एक एक चीज याद रहे, प्रेशर होता है, टेंशन होता है, आई अंडरस्टैंड, आई हैव बीन थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो अब अदर सोर्सेज से एडजस्ट कर मारा जल्दी जल्दी में, और क्वेश्चन में पूछा ही नहीं था, अननेसेसरी वो चीज दिमाग में आ गई पता चले एग्जामिनर के। सो डू नॉट डू दैट, रीड वेरी प्रॉपरली व्हाट इज रिक्वायर्ड, गिव दैट मच, गिव प्रॉपर नोट्स, एनालाइज प्रॉपरली। दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हम लोगों ने समझ के देखे। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखो कि कौन सा नेचर ऑफ असेट है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, कोई स्पेशल प्रोविजंस है क्या, जैसे 112A हमने देखा, एंड अकॉर्डिंगली उनको एक एक स्टेप में लेके जाओ तो बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा, है ना। सो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फोकस इस तरीके से सॉल्व करो, इस तरीके से रीड करो क्वेश्चंस को, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू हैव, let me know if we can discuss anything. And all the very best for your examinations. Do your best and have confidence. All the best.